चलिए दोस्तों, नमस्कार। पलक हिंदी एकेडमी में आप सबका एक बार स्वागत है। आज हम वापसी कहानी उषा प्रियमवदा के द्वारा लिखी गई लेकर आए हैं। तो आज हम वापसी कहानी का अध्ययन करेंगे। इसकी जितने भी मोस्ट प्रश्न हैं उनको आप नोट करते चलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। वापसी कहानी लिखी है उषा प्रियमवदा ने, और वापसी कहानी का जो प्रमुख पात्र है, केंद्रीय पात्र है, वो है गजाधर बाबू। तो चलिए शुरू करते हैं। वापसी कहानी में गजाधर बाबू से ही शुरू होती है, और गजाधर बाबू इसके प्रमुख पात्र हैं, केंद्रीय पात्र हैं। गजाधर बाबू ने कमरे में जमा सामान पर एक नज़र दौड़ाई थी। कहाँ? जो उनके कमरे में सामान जमा हुआ था, उस पर क्या क्या था सामान में? दो बक्स थे, यानी 2 बक्से, डोलची, बाल्टी, इतना सामान उनके कमरे में था। और यह डिब्बा कैसा है गणेशी? ये उन्हें प्रश्न किया। गजाधर बाबू ने गणेशी से प्रश्न किया कि ये जो डिब्बा है ये कैसा है। गजाधर बाबू ने गणेशी से पूछा कि भाई ये डिब्बा कैसा है। तो देखिए, एक गणेशी आ गया। गणेशी बिस्तर बांधता हुआ कुछ गर्व, कुछ दुख और कुछ लज्जा से बोला, घरवाली ने कुछ बेसन के लड्डू बना दिए। घरवाली ने बेसन के कुछ लड्डू बनाकर रख दिए। कहा बाबूजी को पसंद थे। अब कहाँ हम गरीब लोग आपकी कुछ खातिर कर पाएंगे। घर जाने की खुशी में भी यशोधर या गजाधर बाबू ने एक विषाद यानी दुख का अनुभव किया। जैसे एक परिचित स्नेह आदर में सहज संसार से उनका नाता टूट रहा हो। तो ये संवाद हुआ गणेशी और गजाधर बाबू का। गजाधर बाबू सामान बांध रहे थे, और जैसे उनके कमरे में, क्योंकि ये नौकरी से रिटायर हो गए थे, कमरा खाली, जो सरकारी क्वार्टर इन्हें मिला था वो खाली कर रहे थे, और रिटायर होने के बाद वो अपने गांव आ रहे थे। तो गणेशी उनके संग साथ का रहने वाला, उनका मित्र, सहपाठी कह दें, वो सामान बांध रहा था। तो देखो उनके सामान में क्या क्या था। 2 बॉक्स थे, यानी बक्से, डोलची और बाल्टी, और एक डिब्बा गणेशी ने अपने गजाधर बाबू के लिए बेसन के लड्डू बनवा कर रख दिए थे। उसी बेसन के लड्डू के विषय में यहाँ पर गजाधर बाबू ने पूछा था कि गणेशी ये डिब्बा कैसा। तब गणेशी ने कुछ बिस्तर बांधते हुआ कुछ गर्व, कुछ दुख, कुछ लज्जा के साथ कहा कि घरवाली ने कुछ बेसन के लड्डू रख दिए हैं, और कहा बाबूजी को ये लड्डू पसंद है। और फिर गणेशी ने कहा अब कहाँ हम लोग गरीब लोग आपकी कुछ खातिर कर पाएंगे। घर जाने की खुशी में भी यशोधर बाबू को एक विषाद यानी दुख का अनुभव हुआ। जैसे एक परिचित स्नेह आदर में सहज संसार से उनका नाता टूट रहा था। तो ये सही बात है उनका, जहाँ वो नौकरी करते थे और इतने दिनों तक वो वहाँ रहे, तो एक प्रकार से उनका वो आदरमय संसार ही था। कभी कभी हम लोगों की खबर लेते रहिएगा, गणेशी बिस्तर में रस्सी बांधता हुआ बोला। तो देखिए, ये एक प्रश्न पूछा जा सकता है, कभी कभी हम लोगों को भी खबर, या हम लोगों को भी खबर लेते रहिएगा, यह कथन किसने किससे कहा था? तो गणेशी ने गजाधर बाबू से कहा था कि कभी कभी हम लोगों को भी खबर लेते रहिएगा। क्योंकि गजाधर बाबू गांव जा रहे थे, तो कहते हैं गणेशी का गजाधर बाबू से साथ छूट रहा था, या गजाधर बाबू का गणेशी से साथ छूट रहा था। तो फिर और कभी कुछ ज़रूरत हो तो लिखना गणेशी। ये गजाधर बाबू ने गणेशी से कहा कि यदि कभी कुछ ज़रूरत पड़े तो लिखना, संदेश देना, और इस अगहन तक बिटिया की शादी कर दो। गणेशी की बच्ची है, और गजाधर बाबू ने गणेशी से बच्ची की शादी करने की बात कही, और कौन से महीने? अगहन तक बिटिया की शादी कर देने की बात कही थी। तो ये 2 प्रश्न बहुत ही मोस्ट हैं। एक तो ये आपका बड़ा मोस्ट प्रश्न है
कभी कभी हम लोगों को भी खबर लेते रहिएगा। ये किसने कहा? गणेशी बिस्तर में रस्सी बांधता हुआ बोला था। गणेशी ने अंगूछे की छोर से आंखें पोंछी। मतलब गणेशी इतना दुखी हो गया बेचारा कि उसे रुआंसा सा हो गया, आंखों में आंसू आ गए, और कहा, अब आप लोग सहारा न देंगे तो कौन देगा? आप यहाँ रहते तो शादी में कुछ हौसला और रहता। अब आप जा रहे हैं। मतलब गणेशी को गजाधर बाबू से अलग होने का बहुत दुख हुआ था। गजाधर बाबू चलने को तैयार थे। रेलवे क्वार्टर का वह कमरा जिसमें कितने वर्ष बीत गए थे। रेलवे का क्वार्टर मतलब उन्हें सरकारी कमरा मिला था। गजाधर बाबू ये प्रमुख पात्र हैं कहानी के। कितने वर्ष यानी नौकरी जितने वर्ष की थी, अभी आगे मिलेगा, लगभग ये लिखा है, देखिए 35 साल। कितने साल किए थे? 35 साल की नौकरी। प्रश्न पूछा जा सकता है कि गजाधर बाबू किस विभाग में नौकरी करते थे? रेलवे में। कितने वर्ष रेलवे की नौकरी की थी? 35 वर्ष। तो रेलवे का वह कमरा जिसमें उन्होंने कितने वर्ष बिताए थे, मतलब 35 वर्ष बिताए थे, उनका सामान हट जाने से वह कुरूप और खाली खाली सा लग रहा था। आंगन में जो पौधे रोपे थे वो भी जान पहचान के लोग ले गए थे, और जगह जगह मिट्टी बिखरी हुई थी। पर पत्नी बाल बच्चों के साथ रहने की कल्पना यह बिच्छू एक दुर्बल लहर की तरह उठकर विलीन हो जाता था। तो देखिए गजाधर बाबू के मन में द्वंद्व है, दो बातें चल रही हैं। एक तो रेलवे का क्वार्टर छूट रहा था, उनके साथी छूट रहे थे। दूसरी तरफ उन्हें अपने घर के सदस्यों या घर परिवार के साथ रहने की खुशी। तो एक तरफ देखिए खुशी का भाव था, है ना, एक तरफ खुशी का भाव था और दूसरी तरफ दुख का भाव। एक तरफ दुख है तो दूसरी तरफ सुख है। तो जैसे ही वहाँ के लोगों के साथ बिछड़ने की बात आती है तो उन्हें दुख हो जाता है, और जैसे ही घर की याद आती है तो उनका वो दुख दूर हो जाता है। गजाधर बाबू खुश थे, बहुत खुश थे, क्योंकि 35 साल नौकरी के बाद वह रिटायर होकर जा रहे थे। इन वर्षों में अधिकांश समय उन्होंने अकेले रहकर काटा था। जो 35 साल की उन्हें नौकरी की थी तो अपने घर परिवार से दूर अकेले रहकर उन्हें काटे थे। उन अकेले क्षणों में उन्होंने इसी समय की कल्पना की थी कि रिटायर होने के बाद मैं अपने परिवार के साथ रहूँगा, और जब वह अपने परिवार के साथ रह सकेंगे, ये कल्पना उन्हें 35 साल नौकरी करते समय की थी। इसी आशा के सहारे अपने अभाव का बोझ ढो रहे थे। मतलब कि नौकरी से रिटायर होने के बाद मैं अपने परिवार के साथ रह सकूंगा, इसी आशा के सहारे उन्हें 35 साल नौकरी के अकेले रहकर बिताए थे। कितने साल? 35 साल बिताए थे। संसार की दृष्टि में उनका जीवन सफल कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने शहर में एक मकान बनवा लिया था। बड़े लड़के अमर और कांति की शादी कर दी थी। देखिए 2 पात्र यहाँ और आ गए। पात्रों की संख्या भी आपको नोट करना है। तो एक तो आपके गजाधर बाबू हो गए, दूसरे गणेशी हो गए, और उनका एक बड़ा लड़का जिसका नाम गणेशी, बड़ी लड़की जिसकी शादी कर दी थी, कांति नाम आया है। तो अमर और कांति की शादियाँ कर दी थी। 2 बच्चे ऊंची कक्षाओं में पढ़ रहे थे। मतलब कितनी संतानें थीं टोटल? 4। 4 में 2 लड़के और 2 लड़कियां थी। गजाधर बाबू के कारण प्रायः छोटे स्टेशनों पर रहे। जब वो नौकरी करते थे तो छोटे छोटे स्टेशनों पर रहे, और उनके जो बच्चे और पत्नी वो शहर में रहे थे। वो शायद इसीलिए रहे थे कि बच्चों की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न ना हो, इसलिए शायद उन्हें शहर में एक मकान बनवा लिया था। गजाधर बाबू स्वभाव से बहुत स्नेही व्यक्ति थे और स्नेह के आकांक्षी भी थे। जी एक ऑब्जेक्ट पूछा जा सकता है कि गजाधर बाबू कैसे व्यक्ति थे, तो स्नेही व्यक्ति थे और स्नेह के आकांक्षी भी थे, इच्छा भी रखते थे स्नेह की। जब परिवार साथ था, ड्यूटी से लौटकर बच्चों से हंसते बोलते, पत्नी से कुछ मनोविनोद करते, और उन सब के चले जाने से उनके जीवन में गहन सूनापन भर उठता था। खाली क्षणों में उनके घर में
उनसे घर में टिका न जाता था। जब वो अकेले होते थे तो उनसे नहीं रहा जाता था। कभी प्रवृत्ति के ना होने पर भी उन्हें पत्नी की स्नेहपूर्ण बातें याद आती रहती थी। तो कभी प्रवृत्ति नहीं थी उनके अंदर, लेकिन उसके बाद भी पत्नी की स्नेहपूर्ण बातें उन्हें याद आती रहती थी। कौन कौन सी बातें थीं? दोपहर में गर्मी होने पर भी 2-2 बजे तक आग जलाई रहती थी। उनके स्टेशन से वापस आने पर गरम गरम रोटियां सेंकती थी। उनकी खा चुकने पर और मना करने पर भी थोड़ा सा कुछ और थाली में परोस देती थी और बड़े प्यार स्नेह से आग्रह करती थी। जब वह थकी हारी बाहर से आती तो उनकी आहट पाकर वह रसोई के द्वार पर निकल आती थी और उनकी सलज्ज आंखें मुस्कुरा उठती थीं। यशोधर बाबू को तब हर छोटी बात भी याद आती और उदास हो उठते थे। अब कितने वर्षों बाद यह अवसर आया था जब वह फिर उसी स्नेह और आदर के मध्य रहने जा रहे थे। तो इसी अवसर की आशा में कैदियों ने 35 साल गुजार दिए थे। तो आज वो लौटकर आ रहे हैं अपने घर। टोपी उतारकर गजधर बाबू ने चारपाई पर रख दी। देखिए, घर पहुंच गए, टोपी उतारी और चारपाई पर रख दी। जूती खोलकर चारपाई के नीचे खिसका दिए। अंदर से रह रहकर कह कहूँ की आवाज़ आ रही थी। इतवार का दिन था। किस दिन घर पहुंचे थे? इतवार के दिन। सब बच्चे इकट्ठे होकर नाश्ता कर रहे थे। गजधर बाबू के सूखे चेहरे पर स्निग्ध मुस्कान आ गई थी, क्योंकि घर के सदस्यों के बीच रहने के लिए आए थे और सभी सदस्यों के साथ रहने की कल्पना उनकी पूरी हो रही थी। इसलिए उनकी बातों को सुन सुनकर उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई और उसी तरह मुस्कुराते हुए बिना खांसे अंदर चले गए, बिना किसी आवाज़ किए। उन्होंने देखा कि नरेंद्र कमर पर हाथ रखे शायद गत रात्रि की फिल्म में देखे गए किसी नृत्य की नकल कर रहा था। तो ये दूसरा लड़का है उनका, नरेंद्र। और बसंती बसंती उनकी छोटी लड़की है। हंस हंस कर दोहरी हो रही थी, मतलब इतना हंस रही थी कि वह झुक गई थी। दोहरी होना मतलब झुक जाना। और जो बड़ा लड़का है जिसकी उन्हें शादी कर दी थी, अमर की बहू को अपने तन बदन आंचल या घूंघट का कोई होश न था। वह उन्मुक्त रूप से हंस रही थी। गजधर बाबू को देखते ही नरेंद्र धप्पत से बैठ गया, चाय का प्याला उठाकर मुंह में ले लिया और बहू को होश आया। उसने झट से अपना माथा ढक लिया। केवल बसंती का शरीर रह रहकर हंसी दबाने का प्रयत्न कर रहा था और जिससे उसका शरीर हिल रहा था। गजधर बाबू ने मुस्कुराते हुए उन लोगों को देखा, फिर कहा, क्यों नरेंद्र, क्या नकल हो रही थी? मतलब गजधर बाबू भी चाहते थे कि वो भी इसी मनोविनोद में शामिल हो जाएं। कुछ नहीं बाबूजी, नरेंद्र ने सिर पिटाकर कहा। और गजधर बाबू ने चाहा कि वह भी इस मनोविनोद में भाग लेते, पर उनके आते ही जैसे सब कुंठित हो चुप हो गए थे। मतलब सारा वातावरण शांत हो गया। इससे उनके मन में थोड़ी सी खिन्नता उपज गई। मतलब उनके आने से पहले सब बातों में मौज मस्ती में डूबे हुए थे और जैसे ही गजधर बाबू आए तो उनके आते ही सब शांत हो गए, चुप हो गए। तो ऐसा देख करके उन्हें थोड़ी सी खिन्नता हुई, दुख हुआ। बैठते हुए बोले, बसंती, चाय मुझे भी दे दो। मतलब किसी ने पानी को नहीं पूछा, यहाँ तक कि चाय उन्हें स्वयं मंगाई। तुम्हारी अम्मा की पूजा भी चल रही है क्या? और पत्नी के बारे में पूछा बसंती से कि तुम्हारी माँ भी पूजा कर रही है क्या? बसंती ने माँ की कोठरी की ओर देखा और कहा, अभी आती ही होगी। और प्याले में उनके लिए चाय छानने लगी। बहुत चुपचाप पहले ही चली गई थी। अब नरेंद्र भी चाय का आखिरी घूंट पीकर वहां से उठ खड़ा हुआ। केवल बसंती पिता के लिहाज में चौकी में बैठी माँ की राह देखने लगी। गजधर बाबू ने एक घूंट चाय पी और फिर कहा, बिट्टी, चाय तो फीकी है। मतलब चाय में क्या नहीं पड़ा था? चीनी नहीं पड़ी थी। तो ला ये चीनी और डाल दूं, बसंती बोली। मतलब जो गजधर बाबू को चाय दी गई थी उसमें चीनी नहीं थी।
यहाँ से एक ऑब्जेक्ट बन सकता है, क्या नहीं पड़ा था चाय में? गजेंद्र बाबू की चाय में क्या नहीं पड़ा था? चीनी। रहने दो। जब बसंती ने चीनी डालने की बात कही तो गजेंद्र बाबू ने कहा कि रहने दो, तुम्हारी जब माँ आएगी तब बनाएगी वो और पी लूँगा। थोड़ी देर में उनकी पत्नी हाथ में अर्ध का लोटा लिए हुए निकली और अशुद्ध स्तुति करते हुए तुलसी में डाल दिया। उन्हें देखते ही बसंती भी उठ गई। जैसे ही पत्नी दिखाई दी, यानी बसंती की माँ उन्हें दिखाई दी, तो वहाँ से बसंती भी 9-2-11 हो गई। बसंती भी उठ गई। पत्नी ने आकर गजेंद्र बाबू को देखा और कहा, तो अब जैसे ही पत्नी आई गजेंद्र बाबू की, कहा, अरे आप अकेले बैठे हैं, ये सब कहाँ गए? गजेंद्र बाबू के मन में फांसी करक उठी। एक तो वे पहले से खिन्न हो गए थे, तो और दुखी हो गए। अपने अपने काम में लग गए हैं, आखिर बच्चे ही हैं। दिलासा देते हुए अपने मन को उन्होंने ये बात कही पत्नी से, बच्चे हैं, सब अपने अपने काम में लग गए होंगे। पत्नी आकर चौकी में बैठ गई। उन्होंने नाक भौं चढ़ाकर चारों ओर जूठे बर्तनों को देखा और फिर कहा, सारे जूठे बर्तन पड़े हैं, इस घर में धर्म कर्म कुछ नहीं है, पूजा करके सीधी चौकी में घुसो। फिर उन्होंने नौकर को पुकारा। जब नौकर का उत्तर न मिला तो एक बार और उच्च स्वर में फिर पति को देखते हुए या पति की ओर देखते हुए बोली, दिलासा देने के लिए। बहू ने भेजा होगा बाजार, और एक लंबी सांस लेकर चुप हो गए। गजेंद्र बाबू बैठकर चाय और नाश्ते का इंतजार करते रहे। उन्हें अचानक गणेशी की याद आ गई। गणेशी, वही गणेशी जो रेलवे की नौकरी करते समय उनके यहाँ रहता था। गणेशी की याद आ गई कि रोज सुबह पैसेंजर आने से पहले वह गर्मा गर्म पूरियाँ और जलेबी बनाता था। गजेंद्र बाबू जब तक उठकर तैयार होते, उनके लिए जलेबियाँ और चाय लाकर रख देता था। चाय भी इतनी बढ़िया, कांच के गिलास में ऊपर तक बिल्कुल लबालब भरी हुई, और पूरे 2.5 चम्मच चीनी और गाढ़ी मलाई। जी, गणेशी की सिवा की उन्हें याद आ जाते हैं। पैसेंजर भले ही रानीपुर लेट पहुंचे, उदाहरण दिया है कि पैसेंजर यानी ट्रेन भले ही, गाड़ी भले ही, अब कौन सी गाड़ी की बात की गई है ये पूछा जा सकता है ना। कहाँ पहुंचने की बात कही गई है? रानीपुर। मतलब गजेंद्र बाबू कहाँ रहते थे? रानीपुर स्टेशन में रहते थे। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि पैसेंजर भले ही रानीपुर लेट पहुंचे, लेकिन गणेशी ने चाय पहुंचाने में कभी देर नहीं की। क्या मजाल कि कभी उससे कुछ कहना पड़े, और यहाँ तो आते ही उन्हें चाय मंगानी पड़ी थी। पत्नी का शिकायत, मतलब पत्नी अगर गजेंद्र बाबू से कुछ कहती है तो शिकायत लेकर भरा स्वर सुन उनके विचारों में व्यवघात पहुंचा। वह कह रही थी, सारा दिन इसी खिचखिच में निकल जाता है, इस गृहस्थी का धंधा पीटते पीटते उम्र बीत गई है, जरा हाथ भी नहीं कोई बटाता है। तो पत्नी गजेंद्र बाबू की उनसे शिकायत ही करती है। तो गजेंद्र बाबू पूछते हैं कि बहू क्या किया करती है? गजेंद्र बाबू ने पत्नी से पूछा, तो पत्नी का जवाब है, पड़ी रहती है, बसंती को तो फिर कहो कि कॉलेज जाना होता है। मतलब ना तो बहू काम में हाथ बटाती है और ना ही लड़की बसंती। गजेंद्र बाबू ने जोश में आकर बसंती को आवाज़ दी। बसंती भाभी के कमरे से निकली तो गजेंद्र बाबू ने कहा, बसंती, आज से शाम का खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम पर है। देखिए, एक प्रश्न यह आया कि शाम का खाना बनाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? बसंती को। और सुबह का भोजन बनाने की जिम्मेदारी भाभी को सौंपी थी, यानी अमर की पत्नी को। बसंती मुंह लटकाकर बोली, बाबूजी, पढ़ना भी तो होता है। गजेंद्र बाबू ने प्यार से समझाया, तुम सुबह पढ़ लिया करो, तुम्हारी माँ बूढ़ी हो गई है और उनके शरीर में अब वह शक्ति नहीं बची है। तुम हो, तुम्हारी भाभी हैं, दोनों मिलकर काम में हाथ बटा लिया करो। इस तरह से गजेंद्र बाबू ने बेटी को समझाया। बसंती चुप रही, और उनके जाने के बाद उनकी माँ ने धीरे से कहा। जैसी बसंती वहाँ से चली गई
तो मैंने धीरे से कहा, पढ़ने का तो बहाना है, कभी जी ही नहीं लगता, और लगे कैसे शीला से फुर्सत नहीं। ये शीला और बसंती एक दूसरे की सहेलियां हैं, बड़ी बड़ी लड़के हैं वहाँ उस घर में, हर वक्त वहाँ घुसा रहना मुझे नहीं सुहाता, मना करूँ तो सुनती नहीं। एक शिकायत और कर दी पत्नी ने बसंती की कि शीला के घर यहाँ जाना, वहाँ बड़े बड़े लड़कों का रहना। नाश्ता कर गजाधर बाबू बैठक में चले गए। घर छोटा था और ऐसी व्यवस्था हो चुकी थी कि उसमें गजाधर बाबू के रहने के लिए कोई स्थान न बचा था। जैसे किसी मेहमान के लिए कुछ अस्थायी प्रबंध कर दिया जाता है, उसी प्रकार बैठक में कुर्सियों को दीवार से सटाकर बीच में गजाधर बाबू के लिए पतली चारपाई डाल दी गई थी। गजाधर बाबू उस कमरे में पड़े पड़े कभी कभी अनायासी इस अस्थायित्व का अनुभव करने लगते कि मेरा ही घर और मुझे ही मेहमानों की तरह रहना पड़ रहा है। इस तरह से उन्हें एहसास होता था। उन्हें याद हो आती उन रेलगाड़ियों की जो आती थोड़ी देर रुककर और किसी लक्ष्य की ओर चली जाती थी, यानी अस्थायित्व। घर छोटा होने के कारण बैठक में ही अब उनका प्रबंध कर दिया गया था। उनकी पत्नी के पास अंदर एक छोटा सा कमरा अवश्य था, पर वह एक ओर अचारों के बर्तन या मर्तबान, दाल, चावल, कनस्तरें और घी के डिब्बों से घिरा हुआ था, और दूसरी ओर पुरानी रजाइयाँ और दरियों से लिपटी और रस्सी में बंधी रखी थी। उनके पास एक लंबे से टीन के बॉक्स में घर भर के गर्म कपड़े थे। बीच में एक अलगनी बंधी हुई थी जिस पर प्रायः बसंती के कपड़े लापरवाही से पड़े रहते थे, और वह भरसक उस कमरे में नहीं जाते थे। जी उनकी बसंती की माँ के पास एक कमरा है जिसमें ये घर का सारा सामान रखा हुआ है, और गजाधर बाबू उस कमरे में नहीं जाते हैं, वो बैठक में ही पड़े रहते हैं। घर का दूसरा कमरा एक और है जो अमर और उसकी बहू के पास है। तीसरा कमरा जो सामने की ओर है वो बैठक है जिसमें गजाधर बाबू की चारपाई डली हुई है। गजाधर बाबू के आने से पहले उसमें यानी बैठक में अमर की ससुराल से आया हुआ बेंत की 3 कुर्सियों का सेट पड़ा हुआ था, है ना। लेकिन अब समस्या ये हो गई कि बाबूजी आ गए और कुर्सियों पर नीली गद्दियों और बहू के हाथों के कढ़े हुए सुकन पड़े हुए हैं। जब कभी उनकी पत्नी को कोई लंबी शिकायत करनी होती तो वह भी पहुंच जाती अपनी चटाई लेकर और बैठक में डालकर पड़ जाती थी। वह एक दिन चटाई लेकर आ गई। गजाधर बाबू ने घर गृहस्थी की बातें छेड़ी। वह घर का रवैया देख रहे थे। बहुत हल्के से उन्होंने कहा कि अब हाथ में पैसा कम रहेगा, कुछ खर्च कम करना चाहिए। तो पत्नी कहती है, सभी खर्च तो वाजिब हैं, ज़रूरी हैं, और किसका पेट काटूं। यही जोड़ गांठ करते करते बूढ़ी हो गई, ना मन का पहना और ना ओढ़ा। जब पत्नी ने ऐसी बात कही तो गजाधर बाबू ने आहत विस्मित दृष्टि से पत्नी को देखा। मतलब आज उन्हें लगा कि ये वो पत्नी नहीं है जो पहले थी। उनसे अपनी हैसियत छिपी ना थी और उनकी पत्नी तंगी का अनुभव कर उसका उल्लेख करती। यह स्वाभाविक भी था, लेकिन उनमें सहानुभूति का पूर्ण अभाव गजाधर बाबू को बहुत खटका था। चलो शिकायत ठीक है, शिकायत कर रही थी, लेकिन उस शिकायत करने का तरीका, उसकी बातों में सहानुभूति का भाव ना होना, ये उन्हें खटक गया था। उनसे यदि राय बात की जाती कि प्रबंध कैसे हो तो उन्हें चिंता मत संतोष अधिक होता, लेकिन उनसे तो केवल शिकायत ही की जाती थी, जैसे परिवार की सब परेशानियों के लिए वही जिम्मेदार। मतलब मुखिया होने के कारण उनसे राय कोई नहीं लेता था, सब शिकायतें भर की जाती थी। तुम्हें किस बात की कमी है? अमर की माँ, घर में बहू है, लड़की बच्चे हैं, सिर्फ रुपये से ही आदमी अमीर नहीं होता, गजाधर बाबू ने कहा, और कहने के साथ ही अनुभव किया यह उनकी आंतरिक अभिव्यक्ति थी। ऐसी ही उनकी पत्नी नहीं समझ सकती थी, लेकिन नहीं समझी, समझ सकती थी,
हाँ, तो क्या कहती है वो, हाँ बड़ा सुख है ना बहू से, आज रसोई करने गई तो देखो क्या होता है, कहकर पत्नी ने आंखें मूंदी और सो गई। गजेंद्र बाबू बैठे हुए पत्नी की ओर देखते रहे। यही थी क्या उनकी पत्नी, जिसके हाथों के कोमल स्पर्श, जिसकी मुस्कान की याद में उन्होंने संपूर्ण जीवन काट दिया था। उन्हें लगा कि वह लावण्यमयी युवती जीवन की राह में कहीं खो गई है और उसकी जगह आज जो स्त्री है वह उनके मन और प्राणों के लिए नितांत अपरिचित है। आज उन्हें ऐसा लग रहा है। गाढ़ी नींद में डूबी हुई उनकी पत्नी का भारी सा शरीर उन्हें बेडौल कुरूप लग रहा था। चेहरा श्रीहीन और रूखा हुआ लग रहा था। गजाधर बाबू देर तक निस्संग दृष्टि से पत्नी को देखते रहे, यानी अपलक दृष्टि से, और फिर लेटकर छत की ओर ताकने लगे। अंदर कुछ गिरा और उनकी पत्नी हड़बड़ाकर उठी बैठी और बोली, लो बिल्ली ने कुछ गिरा दिया शायद। और वह अंदर भागी। थोड़ी देर में लौट कर आई तो उनका मुंह फूला हुआ था और बोली, देखा बहू को चौका खोला छोड़ आई, बिल्ली ने दाल की पतीली गिरा दी, सभी तो खाने को हैं, तरकारी और 4 पराठे बनाने में सारा डिब्बा घी उड़ेल कर रख दिया। जरा सा दर्द नहीं है, कमाने वाला हाथ तोड़े, यहाँ चीज़ें लूटें, मुझे तो मालूम था यह सब काम किसी के बस का नहीं है। मतलब ये गजाधर बाबू से शिकायत कर रही है, बड़बड़ा रही है। गजेंद्र बाबू को लगा कि पत्नी कुछ और बोलेगी तो उनके कान झंझना उठेंगे। ओंठ बीच करवट लेकर उन्होंने पत्नी की ओर पीठ कर ली। रात का भोजन बसंती ने जानबूझकर ऐसा बनाया कि कौर तक न निगला गया। गजेंद्र बाबू चुपचाप खाकर उठ गए, पर नरेंद्र थाली सरकाकर खड़ा हुआ और बोला, ऐसा खाना नहीं खा सकता मैं। बसंती तुरंत तुनक कर बोली, तो न खाओ, कौन तुम्हारी खुशामद करता है। तुमसे खाना बनाने को किसने कहा था? नरेंद्र चिल्लाया। बसंती बोलती है, बाबूजी ने। तो नरेंद्र कहता है, बाबूजी को बैठे बैठाए यही सोचता है। बसंती को उठाकर माँ ने नरेंद्र को मनाया, अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाया। गजेंद्र बाबू ने बाद में पत्नी से कहा, इतनी बड़ी लड़की हो गई है, उसे खाना बनाने तक का सबूर नहीं आया। तो पत्नी कहती है, अरे आता सब कुछ है, करना नहीं चाहती। पत्नी ने उत्तर दिया। अगली शाम को रसोई में देख कपड़े माँ को रसोई में देख करके कपड़े बदलकर बसंती बाहर आई और बैठक में गजेंद्र बाबू ने उन्हें टोक दिया और कहा, कहाँ जा रही हो? पूछा तो बोली, पड़ोस में शीला के घर। बसंती ने कहा तो गजेंद्र बाबू ने मना कर दिया, कोई ज़रूरत नहीं है, अंदर जाकर पढ़ो। गजेंद्र बाबू ने कड़ी स्वर में कहा। कुछ देर अनिश्चित खड़ी रहकर बसंती अंदर चली गई। गजेंद्र बाबू को गजेंद्र बाबू शाम को टहलने चले जाते थे। लौट कर आए तो पत्नी ने कहा, क्या कह दिया है बसंती को? शाम से मुंह लपेटे पड़ी है, खाना भी नहीं खाया। मतलब शीला के यहाँ जाने से मना कर दिया था, उतने में वो रूठ गई कि सुबह से शाम तक किसी से बोली भी नहीं। गजेंद्र बाबू खिन्न हो गए, दुखी हो गए। पत्नी की बात का उन्होंने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने मन में निश्चय कर लिया कि बसंती की शादी जल्दी ही कर देनी है। उस दिन के बाद बसंती पिता से बची बची रहने लगी और जाना होता तो वो पिछवाड़े से जाती थी, पीछे 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 दूसरे दरवाजे से निकल जाते थे। गजेंद्र बाबू ने एक बार पत्नी से पूछा तो उत्तर मिला, रूठी हुई है। गजेंद्र बाबू को और रोष हुआ कि लड़की के इतने मिजाज, जाने को रोक दिया तो पिता से बोलेगी नहीं। फिर उनकी पत्नी ने ही सूचना दी कि अमर अलग रहने की सोच रहा है। जो बड़ा लड़का है वो अलग रहने की सोचने लगा। तो क्यों? गजेंद्र बाबू ने चकित होकर पूछा। पत्नी ने साफ साफ उत्तर नहीं दिया और उनकी बहू की शिकायतें बहुत थीं। उनका कहना था कि गजेंद्र बाबू हमेशा बैठक में ही पड़े रहते हैं, कोई आने जाने वाला हो तो कहीं बैठाने की जगह नहीं। अमर को वो अब भी छोटा समझते हैं और मौके बेमौके टोक देते हैं। बहू को काम करना पड़ता था और सास जब तक फूहड़पन पर ताने देती रहती थी। हमारे आने से पहले भी ऐसी कभी कोई बात हुई? गजेंद्र बाबू ने पत्नी से पूछा।
तो गजाधर बाबू ने पूछा तो पत्नी ने सिर हिलाकर जताया कि नहीं, मतलब आपके आने के पहले ऐसी अलग होने की कभी कोई बात नहीं हुई है। पहले अमर घर का मालिक बनकर रहता था, बहू को कोई रोक टोक ना थी। अब जब बाबूजी के आने के पहले वो मालिक बनकर रहता था, है ना, तो फिर कौन सी शिकायत, कोई शिकायत नहीं होगी, है ना। बहू को कोई रोक टोक नहीं थी, उसे कोई काम करने के लिए नहीं कहता था। अमर के दोस्तों का हमेशा यहाँ अड्डा जमा रहता था, अंदर से चाय नाश्ता बनकर आता रहता था। बसंती को भी यही सब कुछ अच्छा लगता था। गजेंद्र बाबू ने बहुत धीरे से कहा, अमर से कहो जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले दिन सुबह वह घूमकर लौटे तो उन्होंने पाया कि बैठक में उनकी चारपाई नहीं है, मतलब बैठक से उनकी चारपाई हटा दी गई। अंदर जाकर पूछने ही वाले थे कि उनकी दृष्टि रसोई के अंदर बैठी पत्नी पर पड़ी। उन्होंने ये कहने को मुंह खोला कि बहू कहाँ है, पर कुछ याद कर चुप हो गए। पत्नी की कोठरी में झांका तो अचार, रजाइयों और कनस्तरों के मध्य अपनी चारपाई लगी पाई। गजेंद्र बाबू ने कोट उतारा और कहीं टांगने को दीवार पर नजर दौड़ाई, फिर उसे मोड़कर अलगनी में कुछ कपड़े टंगे हुए थे, उन्हें खिसकाकर एक किनारे पर टांग दिया। कुछ खाए बिना ही चारपाई पर लेट गए। कुछ भी हो, मन आखिरकार बूढ़ा ही था। सुबह शाम कुछ देर टहलने अवश्य चले जाते थे, लेकिन आते जाते वो थक जाते थे। गजेंद्र बाबू को अपना बड़ा सा खुला हुआ क्वार्टर याद आ रहा था। निश्चिंत जीवन, सुबह पैसेंजर ट्रेन आने पर स्टेशन की वह चहल पहल, चिरपरिचित चेहरे, पटरी पर रेल के पहियों की खटखट की आवाज़ जो उन्हें मधुर संगीत की तरह लग रहा था। यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि गजेंद्र बाबू के लिए मधुर संगीत क्या था? तो रेल के पहियों की खटखट की आवाज़ उनके लिए संगीत की तरह था। तूफान और डाक गाड़ी, दो गाड़ियाँ यहाँ पर आ गई हैं। पैसेंजर एक गाड़ी पहले आई हुई थी, है ना। 3 गाड़ियों के नाम लिए गए हैं, पैसेंजर, तूफान और डाक गाड़ी। तो पैसेंजर की आने और उसके रेल के पहियों की खटखट की आवाज़ मधुर संगीत, तूफान और डाक गाड़ी के इंजनों की चिघाड़ अकेली रातों की साथी बताई गई। याद रखिएगा, तूफान और डाक गाड़ी के इंजनों की चिघाड़ उनकी अकेली रातों की साथी थी। सेठ रामजी मल की कुछ लोग कभी कभी पास आ जाते थे, बैठते थे और बातें करते थे। वही उनका वो दायरा था, वही उनके साथी थे। अब वह जीवन उन्हें एक खोई निधि सा प्रतीत हुआ। उन्हें लग रहा था कि अब वो जिंदगी से ठगे गए हैं। उन्होंने जो कुछ चाहा उसमें से उन्हें एक बूंद भी नहीं मिली थी। मतलब क्या चाहा था? स्नेह, परिवार का स्नेह, साथ रहने की आकांक्षा, लेकिन वहाँ कुछ भी उन्हें ऐसा नहीं मिला था। तो उन्हें सब कुछ अपने पुराने समय के परिवेश की याद आ रही थी। लेटे हुए घर के अंदर से आते हुए स्वरों को सुनते रहे। बहू और सास की छोटी सी झड़प और बाल्टी पर खुले नल की आवाज़, रसोई में बर्तनों की खटखट, उसी में गौरैयों का वार्तालाप। अचानक ही उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब इस घर की किसी बात में दखल न देंगे। उन्हें निश्चय कर लिया, यदि गृहिणी के लिए भी पूरे घर में एक चारपाई की जगह यही है, तो मतलब गृह स्वामी, गजेंद्र बाबू क्या थे? गृह स्वामी। और घर यानी गृहिणी पत्नी के द्वारा कह दें, बच्चों के द्वारा कह दें कि पत्नी और बाल बच्चों की दृष्टि में घर स्वामी के लिए या घर के मुखिया के लिए यही एक चारपाई की जगह है, तो बोले हम यहीं पड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर कहीं और डाल दी जाएगी तो हम वहाँ भी चले जाएंगे। यदि बच्चों के जीवन में उनके लिए कहीं स्थान नहीं हो तो अपने ही घर में भी परदेसी की तरह पड़े रहेंगे। अब परदेसी की तरह ही है। पहले उनकी बैठक कक्ष में चारपाई डाल दी गई थी, कुर्सियों को दीवार से सटा करके बीच में उनकी चारपाई डाल दी गई। बाद में उनकी कुर्सी को कहाँ ले गया? भंडार कक्ष में ले जाकर डाल दी गई। तो बोले जहाँ जगह होगी हम वहीं रहे। और उस दिन के बाद सचमुच गजेंद्र बाबू कुछ नहीं बोले। नरेंद्र पैसे मंगाने गया तो बिना कारण पूछे उन्हें पैसे दे दिए। बसंती काफ़ी अंधेरा हो जाने के बाद भी पड़ोस में शीला के यहाँ रही तो भी उन्हें कुछ नहीं कहा। उन्हें सबसे बड़ा गम यह था कि उनकी पत्नी ने भी
उनमें कुछ परिवर्तन लक्ष्य नहीं किया था। मतलब पत्नी में भी उन्हें कोई परिवर्तन नहीं देखा, जबकि पूरी की पूरी उनकी पत्नी भी बदल गई थी। इस बात का उन्हें सबसे बड़ा गम था कि उनकी पत्नी ने भी उनसे कुछ परिवर्तन लक्ष्य नहीं किया, और वह मन ही मन कितना भार ढो रहे हैं इससे वह अनजान बनी रही, बल्कि उन्हें पति के घर के मामलों में हस्तक्षेप न करने के कारण शांति ही रहती थी या शांति ही थी। कभी कभी वह भी उठती, ठीक ही है कह देती थी, आप बीच में ना पड़ा कीजिएगा, बच्चे बड़े हो गए हैं, हमारा जो कर्तव्य था सो हमने कर दिया, कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, शादी कर देंगे। मतलब पत्नी भी मना ही करती थी। गजाधर बाबू ने आहत दृष्टि से पत्नी को देखा। उन्होंने अनुभव किया कि वह पत्नी व बच्चों के लिए केवल धनोपार्जन के निमित्त मात्र है, धन उत्पन्न करने की निमित्त मात्र हैं। जिस व्यक्ति के अस्तित्व में पत्नी मांग में सिंदूर डालने की अधिकारी होती है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा है, उसके सामने वह 2 वक्त भोजन की थाली रख देने में सारे कर्तव्यों से छुट्टी पा जाती है। वह घी और चीनी के डिब्बों में इतनी रमी हुई है कि उसकी संपूर्ण दुनिया बन गई है। गजेंद्र बाबू उसके जीवन के केंद्र नहीं हो सकते हैं। उनका तो अब बेटी की शादी के लिए भी उत्साह नहीं रहा, बुझ गया। किसी बात में हस्तक्षेप न करने के निश्चय करने के बाद ही उनका अस्तित्व उस वातावरण का एक भाग न बन सका, और उनकी उपस्थिति उस घर में एक ऐसी असंगत लगने लगी थी जैसे सजी हुई बैठक में उनकी चारपाई, उनकी सारी खुशी एक गहरी उदासीनता में डूब गई थी। इतने सब निश्चयों के बावजूद गजेंद्र बाबू एक दिन बीच में दखल दे ही बैठे। पत्नी स्वभावानुसार नौकर की शिकायत कर रही थी, कितना लापरवाह है, बाजार की हर चीज़ में पैसा बनाता है, खाने बैठता है तो खाता ही चला जाता है। गजेंद्र बाबू को बराबर यह महसूस होता रहता था कि उनके घर का रहन सहन खर्च उनकी हैसियत से कहीं ज़्यादा है। पत्नी की बात सुनकर लगा कि नौकर का खर्च बिल्कुल बेकार है, और छोटा मोटा काम है, घर में 3 मर्द हैं, कोई ना कोई कर ही देगा। उन्होंने उसी दिन नौकर का हिसाब कर दिया, और उस दिन अमर दफ्तर से आया तो नौकर को पुकारने लगा। अमर की बहू बोली, बाबूजी ने छुड़ा दिया है। क्यों? कहती हैं खर्च बहुत है। यह वार्तालाप बहुत सीधा सा था, जिस टोन में बहू बोली गजेंद्र बाबू को खटक गया। उस दिन जी भारी होने के कारण गजेंद्र बाबू टहलने नहीं गए थे, आलस में उठकर बत्ती भी नहीं जलाई थी। इस बात से बेखबर नरेंद्र माँ से कहने लगा, अम्मा तुम बाबूजी से कहती क्यों नहीं, बैठे बैठाए कुछ नहीं तो नौकर ही छुड़ा दिया। अगर बाबूजी यह समझे कि मैं साइकिल पर गेहूँ रख आटा पिसवाने जाऊँ तो ये मुझसे नहीं होगा। हाँ माँ, बसंती का स्वर था, कि मैं कॉलेज भी जाऊँ और लौटकर घर में झाड़ू भी लगाऊँ, यह मेरे बस की बात नहीं। बूढ़े आदमी हैं, अमर भुनभुनाया, चुपचाप पड़े रहते हैं, हर चीज़ में दखल देते हैं। पत्नी ने बड़ी व्यंग से कहा, और कुछ नहीं सूझा तो तुम्हारी बहू को ही चौके में भेज दिया। वह गई सो 15 दिन का राशन 5 दिन में बनाकर रख दिया। बहू कुछ कहे इससे पहले वह चौके में घुस गई। कुछ देर में अपनी कोठरी में आई और बिजली जलाई तो गजेंद्र बाबू दिखाई दे दिए। जब गजेंद्र बाबू दिखाई दिए तो लेटे देख वह पहले सिटपटाई। गजेंद्र बाबू की मुख मुद्रा से वह उनके भावों का अनुमान न लगा सकी। वह चुप आंखें बंद किए लेटे थे। गजेंद्र बाबू चिट्ठी हाथ में लिए अंदर आए और पत्नी को पुकारा। भींगे हाथ वह निकली और आंचल से पूंछती हुई पास आ गई, खड़ी हो गई। गजेंद्र बाबू ने बिना किसी भूमिका के कहा, मुझे सेठ रामजी मल की चीनी मिल में नौकरी मिल गई है। खाली बैठे रहने से तो अच्छा है 4 पैसे घर में आएंगे। उन्होंने तो पहले ही कहा था, मैंने ही मना कर दिया था कि कुछ रुककर। जैसे बुझी हुई आग में एक चिंगारी चमक उठे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैंने सोचा था कि वर्षों तुम सबसे अलग रहने के बाद अवकाश पाकर रविवार परिवार के साथ रह सकूंगा। खैर परसों जाना है, तुम भी चलोगी? मैं, पत्नी ने शक पकाकर कहा, मैं चलूंगी तो यहाँ का क्या होगा? इतनी बड़ी गृहस्थी, फिर सयानी लड़की।
गजेंद्र बाबू ने बीच में ही बात काटकर हताश स्वर में कहा, ठीक है तुम यहीं रहो, मैंने तो ऐसे ही कहा था, और गहरे मौन में डूब गए। नरेंद्र ने बड़ी तत्परता से बिस्तर बांधा, रिक्शा बुला लाया, गजेंद्र बाबू का टिन का बॉक्स और पतला सा बिस्तर उस पर रख दिया, नाश्ते के लिए लड्डू और मठरी डलिया उस पर रख दी और गजेंद्र बाबू रिक्शे पर बैठ गए। एक दृष्टि उन्होंने अपने परिवार पर डाली, फिर दूसरी ओर देखने लगे। रिक्शा चल पड़ा। उनकी जाने की बात सब अंदर लौट आए। बहू ने अमर से पूछा, सिनेमा ले चलिएगा ना? बसंती ने उछल कर कहा, भैया हमें भी। गजेंद्र बाबू की पत्नी सीधी चौकी में चली गई, बची हुई मछलियों को कटोरदान में रखकर अपने कमरे में ले गई और कनस्तरों के पास रख दिया। फिर बाहर आकर कहा, अरे नरेंद्र, बाबूजी की चारपाई कमरे से निकाल दे, उसमें चलने तक की जगह नहीं रह गई है। जी थी गजेंद्र बाबू की कहानी वापसी। तो इसमें आपने देखा होगा कि जो वापसी कहानी है उसमें गजेंद्र बाबू की 2 जगह से वापसी होती है। 35 साल की नौकरी करने के बाद 35 साल की नौकरी करने के बाद रेलवे की घर आते हैं और घर से फिर एक बार वापसी हो जाती है चीनी मिल, है ना, बाबू राम जी मल की चीनी मिल में नौकरी करने चले जाते हैं। तो 2 जगह से वापसी होने के कारण इस कहानी का शीर्षक वापसी रखा गया। चलिए, धन्यवाद दोस्तों। अब अगला टॉपिक हम लेकर आएंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सबको नमस्कार।